एवरीवन, आप सभी का स्वागत है पेप शॉर्ट में। हमने शुरुआत की थी भारतीय भूगोल की यानी कि इंडियन ज्योग्राफी की, जिसमें मैंने आपको अभी तक भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में बताया था कि पृथ्वी पर, ग्लोब पर जो इंडिया है वो कहाँ पर लोकेटेड है। तो ये चीजें हमने बहुत डिटेल में समझी थी। इसी चीज को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हम देखेंगे कर्क रेखा के बारे में जानेंगे और कौन कौन से भारतीय राज्य हैं जो उस पर स्थित है, क्योंकि उससे क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी कि भारतीय जो मानक समय रेखा है उसके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम कर्क रेखा से। ठीक है, कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करने से पहले एक बार मैं आपको बता दूं कि हमने बात की थी कि ग्लोब पर अगर हम पूरी पृथ्वी पर इस तरीके से आपको बताया था कि कुछ विशेष रेखाएं हैं। कुछ क्या है विशेष रेखाएं, एक 0 डिग्री थी। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा 23.5 डिग्री। इस 23.5 डिग्री को हम क्या कहते थे? कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके अलावा नीचे भी एक और रेखा थी 0 डिग्री की, जिसको हमने 23.5 डिग्री पर, जिसका नाम था मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दोनों में लिख लीजिए, क्योंकि आजकल किसी भी पैटर्न में आपसे पूछ सकता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो 0 डिग्री की ये वाला जो क्षेत्र है उत्तर और दक्षिण में, ये कैसा था बताया था? कुछ याद आ रहा है? तो ये जो क्षेत्र होता है ये काफी गर्म होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें जो हैं वो क्या होती हैं? लंबवत गिरती हैं। इसीलिए इस पूरे क्षेत्र को क्या कहते हैं हम? उष्ण कटिबंधीय। उष्ण का मतलब होता है गर्म, कटिबंधीय क्षेत्र, जिसे इंग्लिश में कहेंगे हम ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, कौन सा क्षेत्र होता है? ट्रॉपिकल रीजन होता है ये वाला क्षेत्र। इसके अलावा जब हम इसके ऊपर जाकर 66.5 डिग्री पर, यहां पे आर्कटिक वृत्त है यानी कि आर्कटिक सर्किल, और नीचे है आपका 66.5 डिग्री अंटार्कटिक सर्किल। अंटार्कटिक वृत्त। ठीक है, इसके ये तो हो गया आपका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, और इसके ऊपर का 23.5 डिग्री से 66.5 तक का ये जो क्षेत्र था, ये था आपका सब ट्रॉपिकल रीजन, जिसे हम उपोष्ण कहते हैं। ये कौन सा है रीजन? उपोष्ण कटिबंधीय। शॉर्ट में लिख रही हूं, इसको हम क्या कहेंगे? सब ट्रॉपिकल। ठीक है, नीचे वाला भी ये क्षेत्र क्या हो जाएगा? सब ट्रॉपिकल। ठीक है, उपोष्ण। और इसके 66.5 के ऊपर वाला जो क्षेत्र होता है इसको हम क्या कहते हैं? शीत, यानी कि ये बहुत ज्यादा क्या होता है? ठंडा। सबसे गर्म क्षेत्र बीच वाला भाग है पृथ्वी का, और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की अगर हम बात करें तो ये क्या है? बहुत ही ज्यादा ठंडा क्षेत्र है, शीत क्षेत्र है। ठीक है, बहुत ज्यादा ठंडा क्षेत्र, नेगेटिव में टेम्परेचर होता है। तो बेसिकली इसको यहां पर समझाने का मतलब क्या है कि अगर यहां पर हम भारत की स्थिति को समझें, क्योंकि अगर आप भारत को देखेंगे तो भारत कुछ इस तरीके से है। यहां पे ये है आपका भारत। अब आप देखेंगे कि इसका कुछ क्षेत्र तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है
और कुछ रीजन जो है इसका उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है। जैसे कि यहां पर आप देखेंगे तो इस तरीके से ये जो कर्क रेखा आप यहां पर देख रहे हैं, ये क्या कर रही है, भारत को बिल्कुल बीचों बीच से होकर गुजर रही है और भारत को दो भागों में विभाजित कर रही है, दो क्षेत्रों में। ये क्या है, ये जलवायु प्रदेश है। ये जो क्षेत्र हम उष्ण कटिबंधीय या उपोष्ण कटिबंधीय या हम शीत की बात करें, ये क्या है, ये जलवायु है, पृथ्वी पर विशेष क्षेत्र की जलवायु। तो इस क्षेत्र में अगर आपसे पूछा जाए कि 23 डिग्री उत्तर से दक्षिण तक 23 डिग्री पूछा जाए तो क्या है, यहाँ की जलवायु उष्ण कटिबंधीय यानी कि गर्म है। जलवायु का मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि जलवायु क्या होता है, तो ऐसा वेदर, ऐसा समय जो कि निरंतर कई वर्षों तक, लगभग 30, 40, 50 वर्षों तक एक जैसा बना रहे। तो आप यहां पर देखेंगे पृथ्वी के बिल्कुल मध्य भाग में जो तापमान होता है या दाब होता है वायुमंडलीय, वो कैसा रहता है, लगभग इक्वल रहता है, उसमें ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक, तो इस आधार पर अगर हम यहां पर देखें तो आप देखेंगे कि ये भारत के बिल्कुल बीचों बीच से होकर जो गुजर रही है, ये कौन सी रेखा है, कर्क रेखा है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब इसका आधा क्षेत्र, इसके नीचे वाला जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, ये कैसा है, उष्ण क्षेत्र है ना, उष्ण कटिबंधीय है। और ऊपर वाला जो क्षेत्र है ये कैसा है, उपोष्ण। तो भारत की अगर जलवायु पूछा जाए कि भारत में किस तरीके का मॉनसून है, किस तरीके का जलवायु है, किस तरीके का क्लाइमेट है, तो आप क्या कहेंगे कि भारत की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, क्लाइमेट की अगर हम बात करें भारत की, तो वो कैसी है। तो आप देखेंगे कि यहां पर ऊपर इधर इस तरीके से आपको पूरा का पूरा हिमालय पर्वत श्रृंखला देखने को मिलती है उत्तर भारत में, और इधर है आपका थार डेजर्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या है, थार डेजर्ट है, और ऊपर जो है ये पूरा का पूरा हिमालय क्षेत्र है, जो कि भारत की स्थिति या जलवायु में बहुत बड़ा योगदान देता है और भारत की जलवायु को निर्धारित करने में मदद करता है। तो इस हिमालय क्षेत्र और थार डेजर्ट, इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। किसी एक क्षेत्र में कहें कि हम यहाँ पे यही कंडीशन होगी, यहाँ पे गर्म क्षेत्र है तो पूरे भारत का क्षेत्र जो है बहुत ज्यादा गर्म होगा, इसके ये बहुत सारे फैक्टर्स पे काम करता है। कई सारे कारक होते हैं कि वहां की जो उच्चावच हैं वो किस प्रकार के हैं, जैसे हम डेजर्ट की बात कर रहे हैं, हिमालयन रीजन की बात कर रहे हैं, या प्लेट्यू की बात करें, है ना, उसका तटीय क्षेत्र कैसा है, तो उस जगह की जो जलवायु है उसके निर्धारण में बाकी फैक्टर भी काम करते हैं। खैर, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, तो ये जो रीजन है, तो ऊपर से आने वाली जो हवाएं होती है वो क्या कर रही हैं, क्योंकि आप आगे जब हम क्लाइमेट पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इस क्षेत्र में पवनें चलती हैं, है ना, कुछ ऐसी पवनें चलती हैं जो कि पूरे के पूरे इस ट्रॉपिकल रीजन में चलती हैं, कुछ सब ट्रॉपिकल रीजन में, और कुछ जो हवाएं होती हैं वो क्षेत्रीय स्तर पे भी चलती है, स्थानीय पवनें जिसे बोलते हैं, ये भी फैक्टर का काम करती हैं। तो यहाँ पर ये जो हवाएं हैं जो कि ऊपर से आ रही हैं, है ना, मंगोलिया से, चाइना से हो, तिब्बत से होकर जो ऊपर से हवाएं आती हैं वो हिमालय रीजन की वजह से क्या होती हैं, भारत में प्रवेश नहीं करती हैं। और साथ ही के साथ आप सभी जानते हैं कि भारत में मानसूनी हवाएं आती हैं जिसके कारण वर्षा होती है, तो ये भी क्या करते हैं, इस रीजन को पूरे के पूरे प्रभावित करते हैं। तो आप जो देखते हैं कि मानसून जो है ऊपर उत्तर भारत तक पहुंचकर क्या करता है, बारिश करता है। तो यहाँ की जो जलवायु है वो कैसी है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भारत की जलवायु जो है वो कैसी है, उष्ण कटिबंधीय, मानसूनी जलवायु है। ठीक है, यहाँ पे हमने बहुत डिटेल में अभी क्लाइमेट को नहीं बताया है, क्योंकि जब हम क्लाइमेट को पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी, लेकिन यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पे प्रभाव किसका है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का है, इसीलिए यहाँ की जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। तो ये तो बात हो गई कि ये कैसा है। तो यहाँ पर कर्क रेखा के होने का प्रभाव, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको यहाँ पर देखते हैं कि कर्क रेखा जो है भारत से होकर गुजरती है, तो भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है,
इससे आपके सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। अच्छे से पढ़ लो, है ना, थोड़ा सा समझते हुए चलेंगे, क्योंकि सिर्फ फैक्ट नहीं याद करना है, कॉन्सेप्ट अगर तैयार रहता है तो अगर फैक्चुअल चीजें याद नहीं हैं तब भी क्या कर लेते हैं, आपको एक आइडिया लग जाता है क्वेश्चन को पढ़ने के बाद कि हाँ ये नहीं, मतलब कि जो 4 ऑप्शन होंगे उसमें से 2 ऑप्शन तो आप हटा लेंगे क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक, चलिए, तो यहां पर हमने बात की कि ये पूरा का पूरा कर्क रेखा यहां से गुजर के जाती है। कौन कौन से राज्य हैं या कितने राज्य हैं जो कि कर्क रेखा पर स्थित हैं? तो भारत के 8 राज्य यानी कि 8 स्टेट्स, 8 राज्य स्थित हैं किसमें? कर्क रेखा पर। कौन कौन से हैं? चलिए, तो अब एक एक करके यहां पर मैं नाम लिख रही हूं। बाकी मैप, मानचित्र, मैप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो क्या करें, सबसे पहले एक मैप खोलिए, है ना, भारत का मैप जिसमें सारे के सारे स्टेट्स दिए हों। एक पॉलिटिकल मैप होता है, एक फिजिकल होता है। इसको समझने के लिए आपको पॉलिटिकल मैप देखना पड़ेगा जो कि जिसमें सारे के सारे राज्य को अच्छे से दिखाया गया हो। तो जहां पर भी मैं नाम लूंगी तो आप उसके आसपास के क्षेत्र को अगर अच्छे से देख लोगे तो आपको याद हो जाएगा, है ना, एक बार इमेज हो जाएगी। ठीक, तो सबसे पहले 8 राज्यों में जो राज्य है वो है आपका गुजरात। ठीक है, ये कौन सा है? गुजरात। ठीक है, गुजरात के बाद दूसरा राज्य है आपका राजस्थान। इसके बाद है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। तो आप देखेंगे कि मेनलैंड में कौन क्या? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल। इसके अलावा आप देखेंगे कि ये है क्या? बांग्लादेश। ये कौन सा देश है? बांग्लादेश। ठीक है, तो ये बांग्लादेश से गुजरने के बाद क्या करेगी? आगे जाकर जो भारत के 2 और राज्य हैं, कौन कौन सा? ये है आपका त्रिपुरा और ये है आपका मिजोरम। ठीक है, तो कौन कौन से राज्य हो गए उसको यहां पर एक बार लिख लीजिए। सबसे पहले हमने बात की किसकी? गुजरात की। ठीक है, दूसरा राजस्थान, तीसरा, ये एक सीक्वेंस में है, इसी तरीके से राज्य लगे हुए हैं। तो तीसरा कौन सा है? मध्य प्रदेश। चौथा राज्य है आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, 5वां है आपका झारखंड। 6वां राज्य हो गया आपका वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। 7वां हो गया आपका त्रिपुरा, क्योंकि इससे वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा के बीच में देश है, कौन सा? बांग्लादेश। तो ये हो गया आपका, एक मिनट, ये क्या हो गया? त्रिपुरा। और 8वां हो गया आपका मिजोरम। ठीक है, तो यही मैंने यहां पर लिखा है। अब यहां पर क्वेश्चन का पैटर्न, जैसे कि आप जानते हैं कि एग्जाम का जो पैटर्न है वो लगातार चेंज हो रहा है। तो एग्जामिनर क्या कर रहा है, अब उसको ये पता चल गया है कि भाई आप इतने होशियार हो चुके हैं कि आप इन 8 राज्यों को आसानी से याद कर लेते हैं। तो भाई अब क्या करें? तो एग्जामिनर है ना, तो वो तो उनका काम ही है कि आपके सामने टफेस्ट क्वेश्चंस को रखना, है ना, एक लेवल आगे बढ़ा दो, जहां तक आप पहुंचो उसके एक स्टेप आगे पहुंच जाए एग्जामिनर। तो वही क्या करते हैं, अब जो पैटर्न आता है उसमें पूछ लेते हैं कि इसकी कैपिटल, कौन सी कैपिटल जो है वो इस कर्क रेखा के उत्तर में है और कौन सी दक्षिण में है। तो बस यहीं पे क्या होता है, सर घूम जाता होगा। ठीक है, तो
यहां तक समझ में आया? अभी हम इसकी राजधानी को देखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको इनकी राजधानी पता हो तो लिख लो। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। ठीक है। राजस्थान की हो गई जयपुर, मध्य प्रदेश की भोपाल, छत्तीसगढ़ की रायपुर, झारखंड की रांची, पश्चिम बंगाल की क्या हो गई? कोलकाता, त्रिपुरा की हो गई अगरतला, और मिजोरम की हो गई आपकी आइजोल। ठीक है, आइजोल। तो कौन सी राजधानी इसके उत्तर में है? कर्क रेखा के कौन से राज्य की राजधानी उत्तरी कर्क रेखा के उत्तर में और कौन सी दक्षिण में? इसको भी यहां पर लिख लो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात की जो राजधानी है ये कहां है? इसके दक्षिण में है। ठीक है, तो इसको यहां पे इरेज कर दूं या फिर ऐसे ही एरो बना दूं। ठीक है, यहां पर एरो बना देती हूं तो इस चीज से आप समझ सकते हैं। गांधी नगर। ठीक है, राजस्थान की बात करें, राजस्थान की जो राजधानी है वो जयपुर कहां है? उत्तर में है, जयपुर। ठीक है, इसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, इन तीनों, ये जो 4 राज्य हैं, इन सभी राज्यों की राजधानी जो है वो कर्क रेखा के दक्षिण में है। ठीक है, तो इसको भी लिख लीजिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, छत्तीसगढ़ की रायपुर, ये भी दक्षिण में है। झारखंड की बात करें तो रांची और पश्चिम बंगाल की कोलकाता। ठीक है, इसके अलावा हमने बात की त्रिपुरा और मिजोरम की। तो मिजोरम और त्रिपुरा, इन दोनों राज्यों की राजधानी कर्क रेखा के उत्तर में है। ठीक है, त्रिपुरा की बात करें तो यहां पर है, तो ये क्या होगी? त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, और मिजोरम की क्या हो गई? आइजोल, आइजोल। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अब यहां पर आप देखेंगे कि इसमें भी कुछ क्वेश्चंस और जोड़ के पूछा जाता है कि कर्क रेखा सबसे ज्यादा किस राज्य से होकर गुजरती है, सबसे कम किस राज्य से होकर गुजरती है। उससे पहले यह भी पूछा जाता है कि कौन सी राजधानी इन सभी में कर्क रेखा के सबसे नजदीक है। तो इन सभी राजधानियों में जो रांची है, ठीक है, रांची जो है वो सबसे निकटतम है, सबसे नजदीक। ठीक है, और सबसे दूर कौन सा है? सबसे दूर कौन सी राजधानी है? तो राजस्थान की राजधानी जयपुर जो है वो कर्क रेखा से सबसे दूरस्थ है, दूर है। ठीक, इसके अलावा सबसे कम जो कर्क रेखा क्षेत्र को कवर करती है वो कहां पर? राजस्थान में सबसे कम दूरी, सबसे कम दूरी तय करती है। अच्छा, यहां पे छोटा छोटा लिखा हो लेकिन मैं बोल रही हूं उस आधार पर समझते हुए नोट्स बनाते हुए चलिएगा। ठीक, और सबसे ज्यादा जो कर्क रेखा गुजरती है किससे होकर? मध्य प्रदेश से। तो सबसे अधिक दूरी कहां, अधिकतम जो दूरी तय करता है वो कहां पे करता है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कर्क रेखा से संबंधित जितने भी प्रश्न यहां पर बन सकते थे वो हमने देख लिया। अच्छा, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज जो कि अभी तक पूछा नहीं है, पूछ सकता है कि बांग्लादेश की राजधानी जो है वो कर्क रेखा के उत्तर में है या दक्षिण में है। ठीक है, तो ये आप पे छोड़ती हूं, है ना। कुछ काम तो आपको भी करना पड़ेगा क्योंकि मैप निकाल कर अगर आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। फिर से कह रही हूं, तो जो बांग्लादेश की राजधानी है देखिए कि कर्क रेखा कहां से होकर गुजरती है, और उसको भी देखिए कि ये उत्तर में है इसकी राजधानी या दक्षिण में। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं भारत की मानक समय रेखा के बारे में। ठीक है।